गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। राजस्थान का भूगोल के अंदर हमने जो पश्चिम मरुस्थलीय जो भाग है उसके अंदर जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है उसके ऊपर चर्चा की। आज हम विस्तृत रूप से जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है जिसके ऊपर हमने बात की थी कि 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के मध्य वाला जो पश्चिमी अरावली का जो पश्चिमी जो भाग है वो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर शामिल किया जाता है। अब यहाँ हम उसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। एक एक जो अर्धमरुस्थलीय जिसमें हमने घग्गर का मैदान, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और लूनी जो बेसिन है उसके ऊपर हमने बात की थी। अब यहाँ जैसे कि हमने बताया कि चार जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जिसके अंदर हमने बात की कि घग्गर का मैदान, शेखावटी, अंतः प्रवाह क्षेत्र, इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पर मिलता है क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कभी भी ऐसी बड़ी नदी में जाकर नहीं मिलती जिसका पानी समुद्र में जाकर मिलता है। नागौरी जो उच्च भूमि है, हाईलैंड जो है उसकी बात करते हैं, और लूनी नदी के द्वारा निर्मित जो बेसिन है, जो क्षेत्र है जिसके अंदर लूनी नदी प्रवाहित होती है उसको लूनी बेसिन के अंदर हम शामिल करते हैं। तो आपको ये चार जो अर्धमरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनका जो सब डिवीजन हमने किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एक उसकी हम यहाँ बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। घग्गर का जो मैदानी क्षेत्र है, बेसिकली जो घग्गर जो नदी होती है वो उसका जो पानी है उसकी उपलब्धता काफ़ी कम रहती है। एक तरीके से ये भी एक अंतः प्रवाह नदी ही है और ये भारत व राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्प्रवाह इनलैंड जो रिवर है उसके नाम से जानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो घग्गर नदी है वो पूर्व के अंदर जो सरस्वती नदी यहाँ से राजस्थान के पश्चिम भागों से बहकर जो अरब सागर में जाकर मिलती थी उसी का एक अवशिष्ट रूप है, अवशिष्ट बचा हुआ जो भाग है उसके रूप में भी इसको कहा जाता है। जो घग्गर जो नदी है इसकी जो उत्पत्ति होती है वो शिवालिक हिमालय के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कालका की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान के अंदर जो फोर्ट अब्बास तक है वहाँ तक ये बहती है। और पाकिस्तान के अंदर जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है घग्गर नदी का उसको अकरा या अकारा के नाम से जाना जाता है। ये घग्गर रिवर है और जब ये भारत के अंदर प्रवेश की बहती है तो इसको हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये पाकिस्तान के अंदर प्रवेश कर जाती है तो इस नदी को हम अकरा या अकरा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर जो जगह है वहाँ तक ये बहती है। अब भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जब अगर प्रवेश की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर ये जो नदी है ये हनुमानगढ़ के अंदर जो टिब्बी जो तहसील है वहाँ प्रवेश करती है। इसका जो प्रवाह जो क्षेत्र होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि नाली या पाट जो होता है, घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाली या पाट के नाम से। पाकिस्तान के अंदर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अकरा या हकरा या अकरा के नाम से जानता है। पाकिस्तान के अंदर ये फोर्ट अब्बास तक बहती है और ये भारत और राजस्थान की सबसे लंबी इनलैंड जो रिवर होती है उसके नाम से भी जानी जाती है। अगर इसकी बात करें तो कालीबंगा जो सभ्यता थी, जो प्राचीन जो सभ्यता थी वो गंगा नदी के किनारे पे हनुमानगढ़ के अंदर ही स्थित थी। इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मृत या डेड रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब शिवालिक से कालका की जो पहाड़ियों से निकलकर जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है तो ये वहां पर समाप्त हो जाती है, डेड हो जाती है। पानी की मात्रा अधिक होती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है, लेकिन सामान्यतः राजस्थान के अंदर ही ये जो नदी होती है समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ जब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करें, यहाँ इस डायग्राम के अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर इन जिलों के अंदर ये जो नदी है प्रवाहित होती है। विशेषकर ये नदी जो है गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर ही बहती है। और अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो जो दूसरा जो सेमी एरिड जो जोन है उसके अंदर शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम शेखावटी की बात करते हैं तो सीकर, झुंझुनू, चूरू का जो भाग होता है, नागौर का जो उत्तरी जो भाग होता है वहाँ तक इस शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र को
शामिल किया जाता है। यहाँ इसकी खास बात ये होती है शेखावटी क्षेत्र के अंदर भी और नागौरी जो उच्च भूमि है वहाँ पर भी जमीन के अंदर फ्लोराइड की मात्रा, चूने की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर जो पानी होता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। यहाँ जो पानी के जो पेयजल के जो स्रोत हैं वो पक्के कुएं व बावड़ियाँ ही देखने को मिलती हैं और इन पक्के कुओं को शेखावटी क्षेत्र के अंदर जोहड़ नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपसे जोहड़ या नाड़ा, तो जोहड़ और नाड़ा वे पक्के कुएं होते हैं जो शेखावटी क्षेत्र के अंदर बनाए जाते हैं। इस क्षेत्र के अंदर जो आंतरिक प्रवाह होता है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है और आंतरिक प्रवाह के दृष्टिकोण से यहाँ की जो सबसे मुख्य जो रिवर है वो कातली रिवर है। कातली जो रिवर है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो सीकर के अंदर खंडेला की पहाड़ियों से होती है और ये यहाँ से झुंझुनू से होती हुई चूरू के अंदर जाके ये मंडेला के अंदर जाकर समाप्त हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है, इसको जो कातली, और ये जो नदी होती है ये केवल और केवल राजस्थान के अंदर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी अंतः प्रवाह रिवर है, जो कि लगभग इसका 100 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र जो है वो रहता है। अब यहाँ इस जो शेखावटी वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं, इसको हमने बहुत विस्तृत रूप से आपको बरखान जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया, तो उनका बाहुल्य काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। और इन बालू का स्तूप में जहाँ पानी एकत्रित हो जाता है, जहाँ मैंने पहले भी कहा था जो बालू के स्तूप के जो लोल एरियाज होते हैं वहाँ जब वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है तो वो इस शेखावटी क्षेत्र के अंदर सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है जो नागौरी उच्च भूमि है। नागौरी, जैसे मैंने कहा, नागौरी उच्च भूमि के अंदर भी फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। हमने आपसे कहा कुबड़ पट्टी जो है या बांका पट्टी, जहाँ पे फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा होने से उस पानी के यूज लेने से वहाँ पे लोगों की जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती हैं, तो उस कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार नागौर जिले में है। भूमि में क्या कहते हैं, चूने की मात्रा ज़्यादा होने से इसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस प्रदेश के अंदर जो नमकीन पानी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो लोअर एरिया जहाँ पे लवण युक्त पानी होता है, जिसको रन नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख जो क्षेत्र होते हैं, इनका जो विस्तार है वो शेखावटी और नागौर उच्च भूमि दोनों ही क्षेत्रों के अंदर इस तरह के जो गर्त या रन जो खारे पानी के होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है लूनी बेसिन, या जिसको कि हम गोडवाड बेसिन के नाम से भी जानते हैं। और इस मैप के अंदर हम आपको ये लाइट जो पिंक कलर है वो उसी एरिया का जो प्रवाह क्षेत्र लूनी का है उसको हमने यहाँ पे शो किया है एरो के माध्यम से। और अब इस डायग्राम से जो हमको फ़ायदा जो होता है वो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब इसका जो प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है। जैसे कि बताया कि जो लूनी नदी होती है उसकी जो उत्पत्ति होती है अजमेर के अंदर नाग पहाड़ से होती है। अधिकांश जो इसका प्रवाह है वो पाली जिले के अंदर है, लेकिन जोधपुर का पश्चिमी भाग, बाड़मेर का पश्चिम जोधपुर का पूर्वी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पूर्वी भाग, सिरोही का उत्तरी भाग, जालोर का अधिकांश जो भाग है, पाली का जो अधिकांश भाग है इसके अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब ये जो लूनी नदी है इसका जो विस्तार है पाली, जालोर, जोधपुर, नागौर का जो दक्षिणी भाग होता है वहाँ पर भी, और इसके द्वारा जो निर्मित जो मैदान है उसको हम लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये जो लूनी बेसिन जो है, यहाँ लूनी नदी का जो पानी है वो बालोतरा जो बाड़मेर के अंदर है वहाँ तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन उसके बाद इसका पानी जो है खारा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जो लूनी जो नदी है भारत की एकमात्र खारी नदी है जो काफ़ी लंबी दूरी तक प्रवाह होता है, क्योंकि ये बालोतरा के बाद जो जमीन होती है उसके अंदर जो लवणीय जो कारक होते हैं, मृदा के अंदर लवणता वाले जो कारक हैं वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं। साथ ही जो चूना युक्त जो रॉक्स हैं उसके संपर्क में आने से यहाँ पे मृदा की जो क्वालिटी है उसके अंदर खारापन आ जाता है। तो इसलिए आगे ये जो नदी होती है वो पेयजल के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से उतनी उपयोगी नहीं रहती है। तो इस तरह से हमारा जो
अर्ध मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वो इन जिस जिलों की हमने बात की वहाँ तक इसका विस्तार है। यहाँ जो वर्षा होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी जो कृषि व्यवस्था है वो विशेषकर पशुचारण के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, और जो कृषि की जाती है वो वर्षा आधारित जो फसलें हैं, विशेषकर जो खरीफ की फसलें हैं उनका ही उपयोग या उन्हीं फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। धन्यवाद।